हमारे सामने आज बिहार के बेगूसराय की एक अदालत का फैसला है और ये कोई आम फैसला नहीं है। इसकी कहानी एक जमीनी विवाद से शुरू होती है, जैसी कहानियां हम अक्सर सुनते हैं। हाँ, जो बहुत आम बात है। लेकिन ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि गोलियां चलती हैं और एक नहीं तीन जानें चली जाती हैं। ये जो दस्तावेज हमारे पास हैं, ये हमें उस पूरी कहानी के अंदर ले जाते हैं, मतलब उस भयानक शाम से लेकर अदालत के कह सकते हैं चौंकाने वाले अंतिम फैसले तक। और अदालती दस्तावेजों की यही खासियत होती है, ये हमें सिर्फ घटना नहीं बताते, बल्कि ये दिखाते हैं कि उस घटना को कानून की नजरों से कैसे देखा जाता है। पहले आरोप लगते हैं, फिर सबूतों की एक एक परत खुलती है और फिर आता है तर्क, जिसके आधार पर एक जज किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सुनाता है। बिल्कुल, और यही इस केस को इतना दिलचस्प बनाता है। मामला पहली नजर में बहुत सीधा लगता है। 3 लोगों की हत्या हुई, 2 लोग घायल हुए और सबसे बड़ी बात, चश्मदीद गवाह भी थे। आई विटनेसेस, जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। तो सवाल ये उठता है कि फिर अदालत ने क्या फैसला सुनाया और क्यों? आज इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्योंकि ये केस इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कानून में गहरा शक और संदेह से परे सबूत, ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। और कैसे जो चीज सतह पर बिल्कुल साफ दिखती है, वो कानूनी कसौटी पर खरी उतरने में नाकामयाब हो सकती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। तारीख थी 5 नवंबर 2019 और समय था शाम के लगभग 4 बजे। हाँ, शिकायतकर्ता धर्मेंद्र राय के मुताबिक उनके खेत पर ट्रैक्टर से जुताई चल रही थी। ये वो जमीन का टुकड़ा था जिस पर दोनों पक्षों का दावा था, तो माहौल में पहले से ही तनाव था। बिल्कुल। तभी कुछ लोग, जिनमें आरोपी भी शामिल थे, वहाँ आधम के। और यहीं से चिंगारी भड़कती है। दस्तावेजों के अनुसार पहले तो सिर्फ कहासुनी और गाली गलौच हुई, जो ऐसे मामलों में आम बात है। हाँ, आम बात है। लेकिन बात तब हाथ से निकल गई जब दूसरे पक्ष के लोग कथित तौर पर अपने घरों से राइफलें ले आए। सोचिए, एक शांत दोपहर, खेत में काम चल रहा है और अचानक गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठता है। शिकायत में लिखा है कि अंधाधुंध गोलियां चलनी शुरू हो गईं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे होंगे। हाँ, एक जमीन के छोटे से टुकड़े पर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक चिंगारी पूरे घर को जला सकती है। और नतीजा वाकई भयानक था। बहुत भयानक। इस गोलीबारी में शिकायतकर्ता के भाई नागेंद्र राय, शीला देवी और अमरजीत राय की मौके पर ही मौत हो गई। और 2 लोग घायल भी हुए। जी, 2 और लोग, नवनीत कुमार और अमन कुमार, गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। एक ही घटना में एक ही परिवार के इतने लोगों का हताहत होना, ये अपने आप में इस अपराध की गंभीरता को दिखाता है। इसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा होगा और यहीं से कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत हुई। बिल्कुल। बछवाड़ा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की जाती है, जिसका नंबर था 24922019। पुलिस गवाहों के बयान लेती है, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है और अपनी जांच पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दायर करती है। और आरोपी कितने थे? शुरुआत में 6 थे, लेकिन एक आरोपी हीरा राय की मुकदमे के दौरान ही मौत हो गई। तो बचे हुए 5 आरोपी सूरज राय, शेखर राय, OP राय, राम प्रसाद राय और मंजय राय पर दंगा करने, हत्या का प्रयास करने, यानी बहुत गंभीर आरोप लगे। हाँ, और अवैध हथियार रखने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए। यहीं से अदालत में मुकदमे की नींव रखी गई। ठीक है, तो अब मामला अदालत में पहुंच चुका है। यहाँ पर अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना था कि ये अपराध इन्हीं 5 लोगों ने किया है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? प्रोसिक्यूशन ने अपना केस मजबूत करने के लिए कुल 13 गवाह पेश किए। 13 गवाह? जी। उनका पूरा जोर इसी बात पर था कि अदालत को ये यकीन दिलाया जाए कि इन 5 लोगों के अलावा और कोई इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है। और इन 13 गवाहों में कुछ तो बहुत अहम रहे होंगे, खासकर वो लोग जिन्होंने घटना को अपनी आंखों से देखा था। हाँ, और यही इस केस का सबसे मजबूत पहलू लग रहा था। मिसाल के तौर पर PW1 यानी प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, अभियोजन पक्ष के पहले गवाह। हाँ, मनोज राय। वो एक चश्मदीद थे। उन्होंने अदालत में खड़े होकर कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से आरोपियों को गोली चलाते देखा था। अच्छा। उन्होंने तो यहाँ तक बताया कि देवेंद्र राय और पप्पू राय राइफल लेकर आए थे और विजय राय ने गोली चलाई, जिससे अमरजीत राय जमीन पर गिर गए। उन्होंने ये भी बताया कि एक गोली शीला देवी को लगी और एक नवनीत कुमार को। ये तो किसी भी केस में एक बहुत बड़ा और सीधा सबूत माना जाएगा। बिल्कुल। सिर्फ चश्मदीद गवाही नहीं, मेडिकल सबूत भी तो होंगे, क्योंकि 3 मौतें हुई थी। बिल्कुल। प्रोसिक्यूशन ने डॉक्टरों को भी गवाह के तौर पर पेश किया। PW5 और PW13 दोनों डॉक्टर कृष्ण कुमार थे,
उन्होंने ही मृतकों का पोस्टमार्टम किया था। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अदालत में पुष्टि की कि तीनों मौतें नागेंद्र राय, अमरजीत राय और शीला देवी की गोली लगने से हुए, बहुत ज्यादा खून बहने और सदमे की वजह से हुई। तो अब हमारे पास चश्मदीद गवाह भी हैं और मेडिकल सबूत भी जो गवाहों की बात को सही ठहरा रहे हैं। जी। और जो लोग घायल हुए थे उनकी गवाही का क्या? उनकी बात का तो वजन और भी ज्यादा होना चाहिए। सही कहा। PW9 यानी 9वें गवाह नवनीत कुमार, जो खुद इस घटना में घायल हुए थे, उन्होंने भी गवाही दी। उन्होंने भी घटना का लगभग वैसा ही ब्यौरा दिया और बताया कि उन्हें भी गोली लगी थी। और अदालत ने उनकी गवाही को माना? हाँ, अदालत ने भी माना कि उनकी गवाही भरोसेमंद है, क्योंकि वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि खुद एक पीड़ित थे। तो अब तस्वीर देखिए, हमारे पास चश्मदीद हैं, मेडिकल सबूत हैं और घायल व्यक्ति की अपनी गवाही है। एक आम इंसान की नजर से तो ये केस यहीं पर बंद हो जाना चाहिए। मामला बिल्कुल साफ लग रहा है। और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। सतह पर देखने से ये प्रोसिक्यूशन के लिए एक बहुत मजबूत, एक आयरन क्लैड केस लगता है। लेकिन अदालत की कार्यवाही सिर्फ गवाही सुनने तक सीमित नहीं होती है। असली परीक्षा होती है जिरह में, जिसे अंग्रेजी में क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। हाँ, जब बचाव पक्ष सवाल करता है। जी, ये वो पड़ाव है जब बचाव पक्ष का वकील अभियोजन पक्ष के गवाहों से सवाल जवाब करता है और उनकी बातों में विरोधाभास या कमजोरियां खोजने की कोशिश करता है। तो क्या इस केस में भी ऐसा ही हुआ? बचाव पक्ष ने अपनी तरफ से क्या सबूत पेश किया? यही तो इस केस का सबसे अनूठा पहलू है। बचाव पक्ष ने अपनी तरफ से एक भी गवाह पेश नहीं किया। एक भी नहीं? एक भी नहीं। उनका पूरा जोर सिर्फ एक ही चीज पर था, प्रोसिक्यूशन की कहानी में छेद ढूंढना। उन्होंने अपनी कोई नई कहानी नहीं बताई, बल्कि अभियोजन की कहानी पर ही इतने सवाल खड़े कर दिए कि जज के मन में संदेह पैदा हो गया। अच्छा। और यहीं से केस का रुख पूरी तरह से बदलना शुरू हो गया। मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। चश्मदीद गवाह हैं, मेडिकल रिपोर्ट है जो गोली लगने की पुष्टि करती है, और घायल व्यक्ति खुद गवाही दे रहा है। इतने सारे सीधे सबूतों के बावजूद अदालत को संदेह क्यों हुआ? कानून इसे हमारी आपकी नजर से इतना अलग क्यों देखता है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, और इसका जवाब जज के फैसले में ही छिपा है। अदालत ने सबसे पहले ये बात तो मान ली कि हाँ, ये घटना हुई थी। ठीक है। ये साबित हो चुका है कि 3 लोगों की हत्या हुई और 2 लोग घायल हुए, इसमें कोई शक नहीं है। फिर? लेकिन कानून का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ, बल्कि ये था कि किसने किया। अच्छा। क्या ये हत्याएं इन्हीं 5 आरोपियों ने की थी? और इसी सवाल पर आकर प्रोसिक्यूशन का पूरा केस बिखर गया। ऐसा क्यों हुआ? वो क्या वजहें थीं जिनसे इतने मजबूत दिख रहे केस में संदेह की गुंजाइश बन गई? अदालत के तर्क के कुछ मुख्य बिंदु थे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, विशिष्टता की कमी, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए, गवाहों ने ये तो कहा कि आरोपी मौके पर मौजूद थे और गोलियां चल रही थीं, लेकिन वो ये साफ साफ और बिना किसी विरोधाभास के साबित नहीं कर पाए कि किस आरोपी की गोली से किस व्यक्ति की मौत हुई। जैसे एक गवाह ने कहा कि विजय राय की गोली से अमरजीत राय की मौत हुई और देवेंद्र राय की गोली से नागेंद्र राय की, लेकिन तीसरी मौत यानी शीला देवी की मौत किसकी गोली से हुई, इस पर कोई स्पष्टता नहीं थी। अदालत ने कहा कि सिर्फ मौके पर मौजूद होना या एक हिंसक भीड़ का हिस्सा होना किसी को हत्या का दोषी साबित करने के लिए काफी नहीं है। तो हर एक की भूमिका साबित करनी होगी। बिल्कुल, आपको हर एक आरोपी की भूमिका को अलग अलग और स्पष्ट रूप से साबित करना होता है। यानी ये कहना कि उन्होंने गोली चलाई और ये कहना कि इस व्यक्ति ने गोली चलाई जिससे उस व्यक्ति की मौत हुई, इसमें कानून की नजर में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, ये एक सामान्य आरोप और एक विशिष्ट आरोप के बीच का अंतर है। और बचाव पक्ष ने शायद इसी पर सवाल उठाए होंगे जिरह में। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन सवाल कुछ ऐसे रहे होंगे, जब चारों तरफ गोलियां चल रही थीं, लोग चीख रहे थे, उस अफरा तफरी में क्या ये मुमकिन है कि आपने 50 फुट दूर से अंधेरे में साफ साफ देख लिया हो कि किसकी राइफल से निकली गोली किसे लगी? या क्या आपकी दूसरे पक्ष से सालों पुरानी जमीनी रंजिश है? इस तरह के सवाल गवाह की गवाही की विश्वसनीयता पर एक शक का बीज बो देते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और क्या कमजोरियां थी प्रोसिक्यूशन के केस में? दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी थी भौतिक सबूतों का पूरी तरह से अभाव। मतलब? ये इस केस की अकिलीज हील यानी सबसे बड़ी कमजोरी थी। पुलिस आरोपियों से वो हथियार, राइफलें, हाँ, वो राइफलें कभी बरामद ही नहीं कर पाई जिनसे गोलियां चलाने का आरोप था। अच्छा, हथियार ही नहीं मिले? कभी नहीं। अगर आप किसी पर राइफल से गोली चलाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो राइफल ही कभी नहीं मिलती, तो आपका केस स्वाभाविक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है। कोई फोरेंसिक सबूत नहीं, कोई उंगलियों के निशान नहीं जो किसी खास हथियार को किसी खास आरोपी से जोड़ सके। और फैसले में दीवानी और आपराधिक मामलों में सबूत के स्तर के अंतर के बारे में भी कुछ लिखा है।
ये समझना भी बहुत जरूरी लगता है। हाँ, और जज ने इसे बहुत साफ तौर पर समझाया। उन्होंने कहा कि जमीनी विवाद जैसे दीवानी यानी सिविल मामलों में अदालत ये देखती है कि किस पक्ष की बात ज्यादा संभावित या ज्यादा वजनदार लगती है। मतलब किसकी कहानी में ज्यादा दम है। हाँ, इसे प्रेपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। लेकिन हत्या जैसे गंभीर आपराधिक यानी क्रिमिनल मामलों में सबूत का स्तर बहुत ऊंचा होता है। यहाँ प्रोसिक्यूशन को अपना केस संदेह से परे यानी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना होता है। और अगर जरा सा भी शक रह गया तो कानून कहता है कि उसका फायदा आरोपी को मिलना चाहिए। तो संदेह और सबूत में कानून कितना बड़ा फर्क करता है? बहुत बड़ा। इसे ऐसे समझिए, अगर आप किसी पहेली के 100 में से 95 टुकड़े जोड़ लें तो आपको तस्वीर का पूरा अंदाजा हो जाता है। हाँ, पता चल जाता है क्या है। आप लगभग तय मान लेते हैं कि तस्वीर क्या है। ये हुआ गहरा संदेह है। आपको लगता है कि इन्हीं लोगों ने ये किया होगा, लेकिन आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरे 100 टुकड़े चाहिए। अगर 5 टुकड़े भी गायब हैं, जैसे इस केस में हथियार का न मिलना या ये साफ न होना कि किसकी गोली से कौन मरा, तो कानून उस तस्वीर को पूरा नहीं मानता। वो उन 5 खाली जगहों को उचित संदेह यानी रीजनेबल डाउट मानकर आरोपी को उसका फायदा देता है। अच्छा। जज ने अपने फैसले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की। इस मामले में गहरा संदेह तो है, लेकिन संदेह चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो कानूनी सबूत की जगह नहीं ले सकता। इन सभी तर्कों को एक साथ रखने के बाद आखिरकार 28 जून 2025 को एडिशनल सेशंस जज 3 बेगूसराय के श्री ब्रजेश कुमार सिंह ने अपना अंतिम फैसला सुनाया जी। और ये फैसला उन सभी तर्कों और सबूतों की कमजोरियों पर आधारित था जिनकी हमने अभी चर्चा की। तो फैसला क्या था? फैसला ये था कि सभी 5 आरोपियों सूरज राय, शेखर राय, ओपी राय, राम प्रसाद राय और मंजय राय को उन पर लगे सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। बरी मतलब एक्विटेड? हाँ, उन्हें आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, 307 यानी हत्या का प्रयास, दंगा करने और आर्म्स एक्ट के तहत अवैध हथियार रखने जैसे सभी गंभीर आरोपों में दोषी नहीं पाया गया। बरी कर दिया गया, इसका मतलब क्या है कानूनी भाषा में? क्या अदालत ये कह रही है कि ये लोग बेकसूर हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। बरी होने का मतलब ये नहीं है कि अदालत कह रही है कि ये लोग 100% निर्दोष हैं या ये अपराध हुआ ही नहीं। तो फिर क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन अदालत के सामने इतने पुख्ता, विशिष्ट और संदेह से परे सबूत नहीं रख पाया जिससे इन लोगों का दोष साबित हो सके। कानूनी प्रक्रिया की अपनी एक कसौटी है, एक बहुत ऊंचा मैयार है, और इस मामले में अभियोजन पक्ष उस कसौटी पर खरा नहीं उतर सका। मतलब वो पहेली के 100 के 100 टुकड़े नहीं जोड़ सका। बिल्कुल। तो अब उन लोगों का क्या होगा? क्या वो पूरी तरह से आजाद हैं? हाँ, कानूनी प्रक्रिया के अंत में वे सभी लोग आजाद हैं। उनके जमानत बॉन्ड रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि उन्हें सीआरपीसी की धारा 437A के तहत एक नया बॉन्ड भरना होगा। ये क्यों? ये एक मानक प्रक्रिया है। इसका मतलब बस इतना है कि अगर प्रोसिक्यूशन इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करता है तो इन लोगों को वहां पेश होना होगा। तो हमने एक जमीनी विवाद से शुरू हुई एक क्रूर घटना की पूरी कहानी देखी। एक ऐसी कहानी जो जांच और मुकदमे के लंबे रास्ते से गुजरकर एक ऐसे फैसले पर खत्म हुई जो कई लोगों को, खासकर पीड़ितों के परिवार को, हैरान और शायद निराश भी कर सकता है। हाँ, 3 जानें चली गईं, लेकिन आज की तारीख में उस अपराध के लिए कानूनी तौर पर कोई भी दोषी नहीं है। और ये मामला हमारी न्याय प्रणाली के एक बहुत ही बुनियादी द्वंद्व को उजागर करता है। एक तरफ समाज की और पीड़ितों की अपेक्षा है कि उन्हें न्याय मिले और दोषियों को सजा हो। ये बहुत स्वाभाविक भी है। बिल्कुल। लेकिन वही दूसरी तरफ कानून का एक बहुत मजबूत सिद्धांत है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को गलती से भी सजा नहीं होनी चाहिए, भले ही इसका मतलब ये हो कि कोई दोषी शायद सबूतों के अभाव में छूट जाए। हाँ, वो कहावत है ना कि 10 दोषी भले ही छूट जाएं, पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम इस जैसे केस को देखते हैं तो ये सवाल भी उठता है कि क्या ये संतुलन सही है? और यहीं हम आज की इस चर्चा को एक विचार के साथ छोड़ते हैं। हम सबूत और संदेह के बीच की वो महीन रेखा आखिर खींचते कहाँ है? क्या संदेह से परे सबूत का ये बहुत ऊंचा मयार जो इस केस में आरोपियों के बरी होने का कारण बना, समाज में न्याय दिलाने और निर्दोषों को बचाने की इन 2 महत्वपूर्ण जरूरतों के बीच संतुलन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है? या फिर इस प्रक्रिया में कुछ ऐसा है जिसे बेहतर करने की जरूरत है? इस पर सोचने की जरूरत है।